हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, आज है 14 मई और आज के दिन यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम का आयोजन किया गया है। इस एग्ज़ाम में 2 पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं, जनरल स्टडीज़ 1 एंड जीएस पेपर 2। फिलहाल हम इस वीडियो में जीएस पेपर जो 1 है उसकी सीरीज ए का यहाँ पर सोल्यूशन देखने वाले हैं। इस प्रश्न पत्र में आपसे टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम बात करते हैं सभी क्वेश्चन के जो आंसर्स क्या रहने वाले हैं। पूरे 150 क्वेश्चन की जो आंसर की है वो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे सीरीज आपको दी हुई है ए, और ए सीरीज का जो जीएस पेपर 1 है उसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है। मतलब यहाँ पर जो प्रावधान है और उसका भाग दिया हुआ है, कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। इट मीन्स जो गलत है वो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो निकल कर आता है अधिकरण भाग 11, और बाकी जो यहाँ पर हैं वो सारे सही हैं और ये गलत है और हमको गलत ही छांटना था, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो यहाँ पर आपको जो सूची दी हुई है उसका मिलान करना है। मतलब यहाँ पर अनुच्छेद जैसे 324 है, तो इनमें से कौन सा यहाँ पर जो सूची सेकंड का पार्ट है वो यहाँ पर मैच करने वाला है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, और इस बी के अकॉर्डिंग जो आपका कूट रहने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपका जो अनुच्छेद 324 है ये संबंधित निर्वाचन आयोग से, ठीक है, इसका फोर्थ हो जाएगा। और दूसरा अगर देखें यहाँ पर अनुच्छेद 315, तो ये संबंधित है लोक सेवा आयोग से। तीसरा यहाँ पर अनुच्छेद 280 दिया हुआ है जो कि संबंधित है वित्त आयोग से। और इसके बाद जो आपका नेक्स्ट दिया हुआ अनुच्छेद 338, ये संबंधित है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। मतलब एससी जो आयोग है उससे संबंधित रखता है ये। तो इस हिसाब से जो आपका कूट है वो क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहने वाला वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। मैं आपको कूट यहाँ पर मिलवा देता हूँ। तो देखिए जो सबसे पहला यहाँ पर हुआ था वो सम्मेलन सभा की प्रथम बैठक हुई थी। आप सभी जानते हैं कि 9 दिसंबर को ये बैठक आयोजित की गई थी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो आपका निकल के आता है प्रारूप समिति की जो नियुक्ति है वो हुई थी। फिर इसके बाद निकल के आता है भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था, और लास्ट में यहाँ पर भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि लागू की गई थी। ठीक है, तो थर्ड का यहाँ पर जो सही ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर अगेन 2 कथन दिए हुए हैं, कथन यहाँ पर पढ़ना है और दूसरा यहाँ पर रिवीजन है। सबसे पहले यहाँ पर अभिकथन दिया गया है, किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। ये तो अभिकथन है। अब हम रीजन की बात करते हैं तो राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही रहने वाला है, अभिकथन सही है या फिर गलत है। इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है, जिसमें ए और आर यानी अभिकथन और रीजन दोनों ही करेक्ट हैं, लेकिन जो आर है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा कथन सही है। पहला कथन यहाँ पर उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं। सेकंड है, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होते हैं। तो इनमें से कौन सा यहाँ पर सही रहने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपका सही ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन नंबर केवल 1 रहेगा, जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया हुआ है, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्नलिखित में से कौन है। तो यहाँ पर बताना है कि लोकसभा की जो प्रथम महिला स्पीकर हैं वो कौन रही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सी करेक्ट हो जाएगा, मीरा कुमार। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची या विषय सही सुमेलित नहीं है। जो सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। 10वीं अनुसूची ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर 9वीं अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको बताना है यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है वही होगा। 8वीं अनुसूची में भाषाएं दी हुई हैं। थर्ड में आपका दिया हुआ है शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप, और इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहने वाला है 7 का सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी और कितने वर्षों के लिए की थी, ये आपको बताना था इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है, 15 वर्षों के लिए अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, इसमें आपको रीज़न दिए गए हैं और असर्शन है, तो इसमें से आपको सही ऑप्शन छांटना है। यहाँ पर कथन दिया गया है राष्ट्रपति संसद का भाग है, बिल्कुल सही भाग है। दूसरा,
संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता है। ये भी बिल्कुल सही है और यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शंस में सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है। संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पहला यहाँ पर कथन है वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं। दूसरा यहाँ पर दिया गया है यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है। तो दोनों ही कथन यहाँ पर हैं वो गलत दिए हुए हैं और इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ना तो एक और ना ही दो यहाँ पर सही हैं। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की। नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन से रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन यहाँ पर दिया हुआ है आपका, उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रक्षा, उत्प्रेषणित जो आपकी 5 तरह की होती हैं, जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो उस रिट का प्रयोग कर सकती हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो कथन दिया हुआ है, पहला जो कथन है वो बिल्कुल सही है। दूसरा हम बात करें, संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो दूसरा आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा और इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, केवल एक यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। पहला यहाँ पर कथन दिया हुआ है, महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त होने के लिए अर्हित हो। सेकंड यहाँ पर दिया हुआ है, ये तो आपका सही है। दूसरा यहाँ पर कथन है, महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को। तो ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 यहाँ पर सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा या फिर कौन से कथन सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, देखिए यहाँ पर आपका जो पहला कथन है, एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। सेकंड है, एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य ही होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं और इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों 1 व 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं। पहला कथन दिया हुआ है, राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीटें आवंटित हैं। बिल्कुल ठीक बात है, राज्यसभा के लिए यूपी में 31 सीट हैं। दूसरा, लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर जो दोनों कथन हैं आपके सही रहने वाले हैं और इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 14 का सी ऑप्शन दोनों 1 व 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, पहला यहाँ पर कथन दिया हुआ है, संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है, ये आपका सही है। दूसरा देखिए, संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है और ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है और इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 15 का सी ऑप्शन सही होगा, दोनों 1 तथा 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा सत्य नहीं है। इसके कार्य और शक्तियाँ ग्राम स्तर पर उसी प्रकार हैं जैसे कि राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होते हैं। तो पहला कथन सही है, हमें फिलहाल यहाँ पर जो गलत कथन है वो छांटना है। दूसरा है, इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है, बिल्कुल भी नहीं। अब ग्राम सभा की बात चलिए तो यहाँ पर केंद्र सरकार कोई भी निर्धारण नहीं करती है, तो बी ऑप्शन आपका गलत है। अब आपको छांटना भी यही था कि कौन सा कथन सत्य नहीं है और ये सेकंड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर जो जाएगा वो होगा सेकंड ऑप्शन, ठीक है, बी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, पंचायतों की समस्त चुनावों का संचालन कौन करता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर देखेंगे, राज्य व्यवस्थापिका नहीं। दूसरा है राज्य निर्वाचन आयोग, ये सही हो जाएगा, राज्य निर्वाचन भारत का निर्वाचन आयोग गलत हो जाएगा और डी ऑप्शन भी गलत होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18,
पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, पहला कथन यहाँ पर है पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा है राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, देखिए यहाँ पर जो पहला कथन तो सही है लेकिन दूसरा गलत है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 18 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को त्यागपत्र संबोधित होता है। मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है वो किसको त्यागपत्र अपना देता है। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन देखेंगे, देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश को, बिल्कुल गलत है। दूसरा सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को, ये भी सही नहीं होगा। थर्ड है राष्ट्रपति को, ये सही होगा। प्रधानमंत्री को गलत हो जाएगा। तो 19 का सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, नहीं है आपको छांटना है। ठीक है, तो देखेंगे पहला यहाँ पर दिया हुआ है स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होना, तो ये तो आपका करेक्ट है, ये तो हिस्सा है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर देखिएगा दोहरे दंड की धारा होने से निषेध, ठीक है, ये भी सही है आपका। तीसरा यहाँ पर यातना के विरुद्ध निषेध, ये गलत हो जाएगा। और चौथा भी सही है, कयोत्तर विधि। 20 का जो आपका नहीं है छांटना था और वो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का ही भाग है। ठीक है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलवाएं। ठीक है, ये तो दोनों का भाग नहीं है। दूसरा है पर्यावरण का संरक्षण, ये दोनों का ही भाग है। जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं और नीति निर्देशक तत्व हैं DPSPs, उनमें भी आपको दोनों में ही मिलता है पर्यावरण का संरक्षण। ठीक है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 21 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की, संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा और कौन से कथन सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, सबसे पहले हम पहले कथन की बात करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है अनुच्छेद कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करती है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है, ये करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का वैसे ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो रहा है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो सही होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों सदनों की बैठक का प्रावधान संसद का किया जाता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जो दशाएँ होती हैं, इस जो परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं उस दौरान। ठीक है, फिलहाल आप देख लीजिएगा इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या है वो मुझे कॉमेंट में आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है। मतलब पहले किसने यहाँ पर आक्रमण किया और किसने नहीं, तो इस हिसाब से हमें यहाँ पर छांटना होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का जो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, जिसमें सबसे पहले यूनानी आए, उसके बाद शक आए और फिर उसके बाद कुषाणों ने आक्रमण किया। ठीक है, तो 23 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। अब ये जो बौद्ध भिक्षु हैं जिनके बारे में बात की जा रही है, वह भिक्षु कौन थे। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 24 का सही ऑप्शन नागसेन हो जाएगा। 24 का सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है, 120 अध्याय और 8 खंडों में चरक संहिता को विभाजित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 है, वैदिक कालीन प्रशासन में भागदुह कौन सा अधिकारी था। मतलब ये जो भागदुह है, इस किस अधिकारी को इस नाम से पुकारा जाता था। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है, राजस्व कर जमा करने वाला जो अधिकारी हुआ करता था उसको भागदुह के नाम से जानते थे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, यहाँ पर आपको सूची मिलानी है 27। ठीक है, देखिएगा जो नेवाशा है वो महाराष्ट्र में है, यहाँ पे इसे मिला लीजिएगा। डींडवाना जो है वो राजस्थान में है। अब यहाँ पर देखिएगा, आप यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं। फर्स्ट का जो ए का है वो 3 है, तो आपका बी तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 जो सी है उसका सी का 1 हो जाएगा। अब सी का 1 केवल इसमें है, ठीक है, और इसमें है, तो यहाँ आप देखिएगा तो आपका जो सही ऑप्शन निकल कर आएगा वो ऑप्शन नंबर केवल पहला होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, पहला ही आपका वो सही रहने वाला है, बाकी जो है वो सारे के सारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, 27 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है। मतलब पूर्वी सीमा पर कौन सा यहाँ पर जो स्थान है वो स्थित है। 28 का करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा आलमगीरपुर। ठीक है, ये आपका आलमगीरपुर मेरठ के पास है, ये आपका सही हो जाएगा 28 का बी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, मतलब कौन सा कथन यहाँ पर सही हो रहा है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है क्या, तो देखिए बिल्कुल सही बात है। सेकंड यहाँ पर है वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है, ये भी सही है। 29 का दोनों ही कथन यहाँ पर सही हो रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यानी दर्शन और प्रचारक सही रूप से सम्मिलित हैं, सही रूप से सम्मिलित हैं वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, तो देखिएगा, वैशेषिका पतंजलि की नहीं थी, मीमांसा कण्व या कन्नड़ की नहीं थी, न्याय का गौतम, ठीक है, गौतम ऋषि जो थे वो न्याय के प्रतिपादक थे, ये बिल्कुल करेक्ट है, और डी भी आपका गलत है। तो इस हिसाब से 30 क्वेश्चन का जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है सी ऑप्शन, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 की। कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। पहला कथन यहाँ पर है कि वह 1611 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आया था। दूसरा है वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। तो देखिए इस हिसाब से जो क्वेश्चन है ना, दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर हैं वो गलत रहने वाले हैं, और 31 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो। 32 क्वेश्चन देखिएगा, खरीदादार कौन था, किसे खरीदादार के नाम से पुकारा जाता था, तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर आपका रहेगा ए, ठीक है। फरमानों को भेजने वाला जो अधिकारी होता था वो कहलाता था खरीदादार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को आपको चुनना होगा। देखिए मिरात ए सिकंदरी, बुरहान ए माशिर, रियाज उल सलातिन, रियाज उल इंसा, इनको आपको मैच करना है। 33 का मैं आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इट मीन्स कि मिरात ए सिकंदरी गुजरात विजय से संबंधित है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर है बुरहान ए माशिर, तो ये बहमानी के अहमदनगर का इतिहास इसमें बताया गया है। फिर तीसरा यहाँ पर है रियाज उस सलातिन, तो ये करेक्ट हो जाएगा आपका महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह, और जो लास्ट आपका रह गया है रियाज उल इंसा, ये बंगाल का इतिहास बताता है। 33 का डी ऑप्शन आप मैच कर लीजिएगा, कुछ इस तरह से आपके सही आंसर रहने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जो सही सुमेलित नहीं है वो आपको यहाँ पर बताना है, इट मीन्स गलत कौन सा है वो बताएंगे। तो पहला देखिएगा, इल्तुतमिश कौन थे, रजिया के पिता थे, बिल्कुल सही बात है। दूसरा यहाँ पर है शाह तुर्कान इल्तुतमिश की पत्नी थी, ये भी सही है। तीसरा यहाँ पर हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 34 का डी है गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी, तो 34 का डी भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही ऑप्शन है, क्योंकि हमें यहाँ पर जो सम्मिलित नहीं है वो बताना था, सही ऑप्शन हमारा जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी ये रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल पर आपको विचार करना है, पहले कौन से पेशवा आए और उसके बाद में कौन से पेशवा आए थे। तो 35 इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका रहने वाला है। सबसे पहले तो आपके जो बालाजी विश्वनाथ थे वो आए थे, उसके बाद सेकंड नंबर से थे बाजीराव प्रथम, थर्ड नंबर पर रहने वाले हैं। उसके बाद जो आए थे वो आए थे आपके माधव राव, ठीक है जी, ये थर्ड पे रहेंगे, यानी ये पहले आने वाले हैं, और फिर चौथे पे आपके आएंगे नारायण राव। कुछ इस तरह से आप इनको मैच कर लीजिएगा, और 35 का जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है वो आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया था। जजिया कर और जो गौ हत्या थी उसको समाप्त करने वाला शासक कौन था, ये आपको बताना है। 36 का यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी जैनुल अबीदीन, ठीक है, ये था जिसने जजिया और गौ हत्या कर को समाप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था, मतलब किसने किया था, किस अनुवादक ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा, अजीजुद्दीन खान, ठीक है, इन्होंने जो ट्रांसलेशन है वो करने का काम किया था। 38 देखेंगे तो संगीत की टप्पा शैली, कौन सी शैली, टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई है। संगीत की टप्पा शैली 38 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है, मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में, ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये किसका ज़्यादा प्रेमी था, संगीत और नृत्य का जो सबसे ज़्यादा प्रेमी था मोहम्मद शाह रंगीला, इसीलिए इसको रंगीला भी कहा गया है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की, निम्नलिखित में से कौन कवयित्री पुस्तक सही सम्मिलित नहीं है, मतलब कि कौन सा यहाँ पर बताना है कि सही सम्मिलित नहीं है। 39 तो दयाबाई द्वारा विनय मल्लिका लिखी गई है, सही बात है। दूसरा सहजोबाई द्वारा सहजोबाई सहज प्रकाश के द्वारा लिखी गई है,
ठीक है। अब हम बात करें गंगाबाई ने गणेश लीला लिखी है या सोन कुमारी ने स्वर्णवेली की कविता लिखी है। तो क्वेश्चन नंबर 39 में आप ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर सी एंड डी में मुझे डाउट है, तो इनमें से कोई एक आपका आंसर हो सकता है। जो भी सही आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का जो स्थान है वो विद्रोह का प्रारंभ वो सही सुमेलित नहीं है, मतलब किस डेट को किस स्थान पर हुआ है, इनमें से डेट है वो कौन सी सही है और कौन सी गलत है ये बताना है। तो देखिए, बैरकपुर 29 मार्च 1857 में शुरू हुआ था, बिल्कुल सही है। दूसरा यहाँ पर है मेरठ में 10 मई 1857 को क्रांति शुरू हो चुकी थी, बिल्कुल ठीक है। तीसरा लखनऊ में 4 जून 1857 को क्रांति शुरू हो गई थी, बल्कि झांसी में 11 मई को ये शुरू नहीं होती, इसलिए क्वेश्चन नंबर 40 का डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हमें यहाँ पर गलत वाला छांटना था, ठीक है। कौन सा छांटना था? गलत वाला। तो 40 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। 1918 की संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था? क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, इंद्र नारायण द्विवेदी जी के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? 42, इसका करेक्ट जो आंसर है वो है युगांतर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? कौन सा अधिनियम था जिसके द्वारा इस तरह की व्यवस्था का प्रावधान किया गया था? क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट ऑप्शन आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, 1919 के अधिनियम के द्वारा चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की जो व्यवस्था है वो की गई थी। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की। ईवी रामास्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन जो है वो सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, अब बात करेंगे यहाँ पर उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था, बिल्कुल ठीक है। दूसरा यहाँ पर है उन्होंने 1925 में कांग्रेस को भी छोड़ दिया था, दोनों ही बात यहाँ पर सत्य हैं। और क्वेश्चन नंबर 44 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसमें दोनों 1/2 हैं। 45 देखिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के एक हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? तो देखिए, इसका नाम जो रखा गया था वो था रानी झांसी रेजिमेंट। 45 का बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके हजरत महल, खान बहादुर खान, कुंवर सिंह और नाना साहब। तो देखिए, जो अगर हम बात करें कि 1857 में बरेली और उत्तर प्रदेश में क्रांति के जो नेता रहे थे वो रहे थे खान बहादुर खान। क्वेश्चन नंबर 46 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। यहाँ पर पूछा गया है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम थी? मतलब कौन सी घटना सबसे बाद में हुई थी? 4 ये ऑप्शन दिए गए, इसमें आपको बताना है। तो देखिए, सबसे अंत में जो घटना हुई थी वो आपकी थी मोपला विद्रोह। तो क्वेश्चन नंबर 47 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। तो निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? कौन नहीं है ये आपको बताना है। तो 48 का सही ऑप्शन आपका जाएगा शांति घोष जी। बाकी ये जो है वो सभी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंध रखती हैं महिलाएं, ठीक है। हमें यहाँ पर नहीं वाला बताना था, तो ये शांति घोष नहीं रखती हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन में करेक्ट हो जाएंगी। 49 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी सही सुमेलित नहीं है? मतलब सहायक नदी और नदी का नाम दिया गया है। देखिए, पहला ऑप्शन है मंजरा और गोदावरी। तो देखिए 49 का ये तो गलत है, ये तो सही सुमेलित नहीं है, ये जो है वो आपका सही है। दूसरा हेमावती कावेरी, हेमावती कावेरी ये भी सही है। तीसरा माल प्रवाह कृष्णा ये भी सही है, जबकि प्राणहिता महानदी ये सही नहीं है, ये सही सुमेलित नहीं है, यही आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा एवं भागीरथी नदी हैं वो मिलती हैं? विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग या फिर देव प्रयाग। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है, देव प्रयाग में। बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन नंबर 51 की। निम्नलिखित कथनों में से लैटेराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन बिल्कुल सत्य है, ये आपको बताना है। पहला कथन यहाँ पर दिया गया है, यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम की कमी पाई जाती है। तो दूसरा तो यहाँ पर गलत है, जबकि पहला कथन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 51 का जो सही ऑप्शन आपका रहने वाला है ये रहेगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। 52 देखिएगा, पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत वायुमंडल स्तर में होती है। मतलब किस वायुमंडलीय स्तर में ये होती है? जो आपके 5 आपके वायुमंडलीय स्तर हैं उनमें से एक बताना है। देखिए 52 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है, जिसका आपका होगा समताप मंडल। पराबैंगनी किरण कहाँ पाई जाती है? विकिरण, ओके, ओजोन जो लेयर होती है वो आपकी कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है समताप मंडल में। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 53
3 की भारत की प्रमुख नदियों एवं उनके उद्गम स्थलों के जोड़े बनाइएगा। देखिए यमुना नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी और महानदी। 53 का आपका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। अब यहाँ पर आप इसको मैच कर सकते हैं। जो यमुना नदी है वो यमुनोत्री से निकली है। कृष्णा की अगर हम बात करते हैं तो ये निकली है महाबलेश्वर से। दूसरा यहाँ पर है गोदावरी रिवर, ये है नासिक से निकली हुई है। और महानदी आपकी सिहावा से निकली हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। नीचे दो कथन हैं जिनमें एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो यहाँ पर पहला जो आपका अभिकथन है वो है दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। दूसरा, तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का यहाँ पर देखेंगे तो देखिए ए और आर जो है वो दोनों ही बिल्कुल सत्य हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें बिल्कुल सही है। जो आर है वो एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। तो 54 का डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यहाँ पर सही कथन है? पहला है रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर है वेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है। तो देखो पहला आपका जो ऑप्शन है वो तो सही है। जो आपकी रामगंगा नदी है वो कन्नौज के पास गंगा नदी में मिल जाती है, जबकि वेतवा नदी जो हमीरपुर के निकट है वहाँ यमुना में मिलती है। तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा। 55 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 56 दिया हुआ है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो देखिए जो आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो चंदौली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। 56 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सही सुमेलित है ना? सही सुमेलित आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 57 का जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है नीति उत्तराखंड। ठीक है, माना, नीति, रिपुलेख जो आपके रहने वाले हैं वो उत्तराखंड के दर्रे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। शिव समुद्रम एवं कल्पक्कम क्या है बच्चा? ये शिव समुद्रम है एवं कल्पक्कम क्रमशः किसके लिए महत्वपूर्ण है? देखिए क्वेश्चन नंबर आप 58 को देखेंगे तो जो आपका कल्पक्कम है वो तो आपका रहने वाला है नाभिकीय ऊर्जा के लिए, ये तो आपका सही है। फिर दूसरा यहाँ पर है जो शिव समुद्रम वो आपका जल शक्ति के लिए। तो 58 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखें अगर हम तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। पहला है कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% है वो आपका वन है, मतलब कि यहाँ पर जंगल है, फॉरेस्ट हैं, ये तो आपका गलत है। दूसरा अगर हम बात करें तो दिया हुआ है जौनपुर, गाजीपुर, बलिया और जिलों में कोई भी वन भूमि नहीं है। तो यहाँ पर जो 59 का 2 है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 60 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह और देश से सही सम्मिलित नहीं है? तो जो आपको सही सम्मिलित नहीं है वो बताना है। इट मीन्स जो गलत है वो आप यहाँ पर बताने वाले हैं। तो देखिए जो आपका रॉटरडैम है वो नीदरलैंड में है, बिल्कुल सही है। तीसरा यहाँ पर है मोंटेवीडियो उरुग्वे में है। चौथा यहाँ पर जकार्ता इंडोनेशिया में, जबकि आपका जो बी ऑप्शन है इगार का चाइना, ये बी में है और ये गलत आपका बिल्कुल हो जाएगा। तो देखिए गलत है तो इस हिसाब से हमको सही वाला ही छाड़ना था, तो ये हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वे गुलाब प्रशांत महासागर की एक ठंडी धारा है। दूसरा, यदि सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीध में हो तो यह स्थिति लघु ज्वार की स्थिति है। ठीक है, तीसरा यहाँ पर है महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है, ये बिल्कुल सही कथन है। बाकी जो आपके कथन दिए हुए हैं वो आपके रॉन्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 61 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 62 की। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी कौन सी है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 62 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, रियो ग्रांडे रिवर। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका इट मीन्स यूएसए एंड मैक्सिको, इसके बॉर्डर पर जो नदी स्थित है उसे रियो ग्रांडे के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा, निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा, सबसे छोटे से सबसे विस्तृत स्थल तक, मतलब कि छोटे से बड़ा बताना है एरिया वाइज। तो यहाँ पर जो आपका सबसे पहले दिया है ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ये सबसे छोटा है, जबकि जो आपका सहारा है वो सबसे बड़ा है। तो सहारा एट द एंड थर्ड ऑप्शन है। तो देखिए ये केवल आपका किस में मिल रहा है? डी में, जबकि आपको पहले चाहिए कौन सा? ग्रेट सैंडी। तो 1 और 3 लास्ट में होना चाहिए, ये गलत आपका हो जाएगा। दूसरा वाला ये डी वाला हो जाएगा, 1 और 3 लास्ट में है। 63 अब यहाँ पर आपको देखना होगा जो आपका
तीसरे नंबर पर जाने वाला है वो गोबी मरुस्थल है और चौथे पे आएगा सहारा। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 63 का ए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। फिलीपाइंस में नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास की श्रेय किसको दिया जाता है, मतलब जो गन्ना और नारियल की खेती है उसका श्रेय किसे दिया जाता है फिलीपींस में। तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन वासियों को इस चीज़ का श्रेय जाता है। ठीक है, 64 का बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ आप मैच कर लीजिएगा। तो देखिए किलिमंजारो है वो तंजानिया में है। अगर हम बात करें कि टूबकल, तो टूबकल आपका है मोरक्को में। स्टैनली की बात करते हैं तो स्टैनली यहाँ पर दिया हुआ है युगांडा में, जबकि हॉगर आपका अल्जीरिया से संबंधित है। ठीक है, तो 65 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी आप देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन हम 66 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश या झील वो है वो सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 66 में आप देखेंगे तो देखिएगा जो आपका बैकाल झील है वो रशिया में, बिल्कुल सही है। दूसरा यहाँ पर है मिशिगन यूएसए में है, बिल्कुल करेक्ट है। जबकि तीसरा यहाँ पर है ओनेगा कनाडा। अब ये जो ओनेडा कनागा है ये आपका बिल्कुल गलत ऑप्शन है। ठीक है, सही सुमेलित नहीं है ये बताना है और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो 66 का सही आंसर क्या होगा, 66 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर हम 67 देखते हैं। तो देखिए अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। ठीक है, 67 इसका करेक्ट ऑप्शन हम देखेंगे तो निकल कर आता है आपका पहला। देखिएगा अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है, ये भी करेक्ट है आपका। ठीक है, अगर ना भी पढ़ के जाते हैं आप तब। दूसरा यहाँ पर है यह गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री से तक बढ़ा देती है, जिससे समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है, ये आप करेक्ट मान सकते हैं। 67 का जो करेक्ट आंसर आपका रहने वाला ऑप्शन नंबर सी है, दोनों एक बात दो। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। तो दक्षिण गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का कारण क्या रहता है। तो देखिए 68 का जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी है। जो कोरोलियस फोर्स है वो इस तरह की परिस्थिति को उत्पन्न करता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 69 की। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्न में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है। 69 इसका करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है तो हो जाएगा डोनेस्क। ठीक है, जिसे आप डोनेस्क बोलते हैं। 69 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 70 है माउंट न्यूमैन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है माउंट न्यूमैन। तो 70 का करेक्ट ऑप्शन आपका निकल कर आएगा लौह अयस्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा। फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है। 71 का यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए है, 57 स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा। दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 72 का करेक्ट ऑप्शन आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 73। दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टियर 1 में निम्नलिखित में से कौन अति उच्च सामाजिक प्रगति में शीर्ष 3 स्थानों पर हैं। तो 73 का यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, पांडिचेरी, लक्षद्वीप और गोवा। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा, बाकी जो है वो सारे के सारे गलत हैं। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। निशार उपग्रह निम्नलिखित में से किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बिल्कुल इसरो और नासा के द्वारा। 74 का ई ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। यहाँ आपसे पूछा गया है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए गए हैं। 75 इस प्रश्न का जो सही आंसर आपका रहने वाला है वो है बी, इट मीन्स 30। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 76। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यासकार ऑल दी लाइफ्स वी नेवर लिव्ड के लेखक कौन से हैं। 76 का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर रहने वाला है बी, अनुराधा रॉय। ठीक है, इस बुक का नाम नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 देखिएगा। तो यहाँ से पूछा गया है खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन है वो कि सही हैं। पहला देखिएगा, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं। दूसरा है भारत अनेक खनिजों तथा लिथियम, निकेल तथा कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है। 77 का करेक्ट ऑप्शन नंबर सी है, दोनों 1 तथा 2। ठीक है, का ये बिल्कुल सही माने गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 78। फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का जो उद्घाटन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था। तो 78 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, तुमकुर, कर्नाटका में। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत जो है वो नाटू नाटू, इसके रचनाकार कौन है। रचनाकार
संगीतकार का नाम आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 79 का करेक्ट ऑप्शन जो आपका रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बॉम्बे, एम कीरवानी। ठीक है, आप देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट ऑप्शन अगर देखें तो वो है हरियाणा में। ठीक है, बाकी सारे के सारे क्या हैं, गलत ऑप्शन है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 81। भारत के G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या फिर कौन से सही हैं? देखिए पहला यहाँ पर दिया हुआ है, प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियों वाला कमल है। प्रतीक चिन्ह के 7 पंखुड़ियाँ 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को आपका चयन करना है। तो 81 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। दोनों 1 और 2 दोनों ही यहाँ पर बिल्कुल सही माने गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है वो है 82। देखिए निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? 82 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो निकल के आता है आपका INS बागीर। 82 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, INS बागीर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। देखिए दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने का विश्व का पहला कानून पारित किया। ठीक है, न्यूजीलैंड का लक्ष्य क्या है, कितने, अब तो बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा 83 का। तो ये निकल कर आएगा 83 का ऑप्शन नंबर डी। 2030 तक ये जो लक्ष्य है वो रखा गया है न्यूजीलैंड के द्वारा। ठीक है, धूम्रपान मुक्त होने का। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे, जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? तो ये थी आपकी एती एयरलाइन। देखिए एती है यहाँ पर, इंग्लिश में आप इसको देख लीजिएगा, एती एयरलाइन। 84 का जो आपका डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, निम्नलिखित में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी है? 85 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो प्रिंस हैरी हो जाएगा। ठीक है, प्रिंस हैरी के द्वारा जो स्पेयर नामक बुक है वो लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, पॉप बेनेडिक्ट 16वें जिनका हाल ही में निधन हुआ है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पर कौन से सही हैं? ठीक है, पहला देखिएगा वह जर्मनी के मूल निवासी थे। सेकंड वह 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। तो 86 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों ही, पहला और दूसरा यहाँ पर दोनों ही बिल्कुल सही हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। SCO फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पर कौन से सही रहने वाले हैं? पहला यहाँ पर कथन है, संघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान SCO फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। दूसरा, SCO फिल्म महोत्सव में SCO देशों की फिल्में दिखाई जाएंगी। अगला देखिएगा 87, अगर हम सही आंसर की बात यहाँ पर करते हैं तो वो निकल कर आता है ऑप्शन नंबर सी। दोनों ही यहाँ पर सही हो जाएंगे, संघाई सहयोग संगठन और दूसरा SCO। ठीक है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 87 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखिएगा, दिया गया है निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? 88 का करेक्ट ऑप्शन निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिस हिपकिंस को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 89। देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के क्षेत्रों में से 11 बैठकों के लिए स्थल के रूप में शामिल नहीं किया गया है? क्वेश्चन नंबर 89 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कानपुर को यहाँ पर शामिल नहीं किया गया। मतलब कि कानपुर में कोई भी G20 की बैठक नहीं आयोजित की जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, नीचे 2 कथन हैं जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को आर कहा गया है। ठीक है, रीज़न क्या कहा गया है? तो पहला अभिकथन पढ़ लेते हैं। फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया। ठीक है, दूसरा रीजन देखिएगा, चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता में शामिल है। तो 90 का जो करेक्ट आपका ऑप्शन रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर जो ए और आर है वो दोनों ही यहाँ पर हमें सही नज़र आ रहे हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 91। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, डीकेन विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? पहला यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वह है यह एक स्वतंत्र परिसर के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है। 81 क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर आपका है और केवल एक, यह एक स्वतंत्र परिसर के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल एक ही सही हो जाएगा और 91 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथ वार्क के लंदन बरो का दूसरी बार जो मेयर है वो चुना गया है? क्वेश्चन नंबर 92, इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुनील चोपड़ा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम बात करें क्वेश्चन नंबर 93 की। तो 25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के
के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई है? तो 93। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो जहाँ तक मुझे नजर आ रहा है वो ताइवान है। अदरवाइज इसका आप वेट कीजिएगा, जो सही आंसर होगा तो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। 93 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 94। तो 2 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा करी है? तो क्वेश्चन नंबर 94 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये जो है कदम वो चला गया है। तो 94 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, निम्नलिखित में से किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार से वित्त मंत्री नदीम जहाबी को हटा दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 95 का जो करेक्ट ऑप्शन निकल कर आएगा वो सी हो जाएगा, टैक्स स्कैंडल के कारण। ठीक है, इनको हटा दिया गया था नदीम जहाबी जी को। क्वेश्चन नंबर 96 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है? आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन जो है वो आपके सारे क्या हैं? नोबल गैस हैं, बल्कि एक्टिनियम जो है वो नोबल गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्न्याशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल यानी कोशिकाओं द्वारा प्रवाहित होता है? क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा वो है ऑप्शन नंबर बॉम्बे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बॉम्बे 97, मतलब इंसुलिन हार्मोन है वो स्रावित होता है। किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? क्वेश्चन नंबर 98 का देखिए, टॉक्ससाइड, लाइव अटेन्यूएटेड mRNA एंड वायरल वेक्टर। तो 98 का जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा mRNA वैक्सीन है जिसका यूज़ हम लोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध करते हैं? तो देखिए, इसका जो सही आंसर वो ये है, सही आंसर है इसका स्पुतनिक यानी 99 का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? ठीक है, तो देखिएगा, जो आप प्राकृतिक वास का विनाश कर रहे हैं जीव जंतुओं का, ये इसका सबसे महत्वपूर्ण कारक है। आनुवंशिक आत्मसात्करण नहीं होगा इंपॉर्टेंट रीजन में, परभक्षियों का नियंत्रण भी नहीं होगा, कीट नियंत्रण भी नहीं होगा, जो आपको चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका प्राकृतिक वास का विनाश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे, पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार क्या होता है? देखिए, जो जाइलम होता है वो क्या परिवहन कर रहा है? वो करता है जल का। तो 101 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 देखिएगा, गैर पारंपरिक स्रोत बे ऊर्जा के स्रोत हैं जो कि, तो यहाँ पर आप देखेंगे 102 का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, नवीकरणीय हैं। गैर पारंपरिक ऊर्जा मतलब ठीक है, सूर्य हुआ जैसे कि, और वायु हुई, ये आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, 102 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 103 की, तो यहाँ पर देखिएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, बीओडी किसके लिए एक मानक मानदंड है? 103 इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जाएगा। दूसरा है वो आपका गलत है, उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऑक्सीजन की जांच के लिए गलत, रक्त में ऑक्सीजन के स्तर की जांच के लिए बिल्कुल गलत। थर्ड है वन पारिस्थितिक तंत्रों में ऑक्सीजन के स्तर के संगणन के लिए। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 103 का यहाँ पर ए ऑप्शन ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। 104 देखिएगा, जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, वह कौन सा होता है? तो देखिए 104 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, एजोला। ठीक है, एजोला। अब बात करते हैं 105 की, निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है? हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 105 का यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, नाइट्रस ऑक्साइड को। क्वेश्चन नंबर 106 देखिएगा, समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं, मतलब इनसे हमें क्या प्राप्त होता है? क्वेश्चन नंबर 106 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दिया गया यहाँ पर आयोडीन। ठीक है, समुद्री शैवाल से क्या मिलता है हमको? आयोडीन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 107 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है? कीटभक्षी पौधा मतलब जो कीटाणुओं को खाता है वो आपको बताना, जैसे कि आपका पिचर प्लांट था। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 107 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डेली नेपेंथिस। ठीक है, ये है कीटभक्षी पौधा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की, मानव हृदय में कितने चैम्बर्स यानी घटकों का बना होता है? तो देखिए, इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा 108 का वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, केवल 4। तो मानव हृदय में कितने हैं, कितने चैम्बर्स हैं? तो 4 चैम्बर्स हैं। 109 की बात करते हैं, तो यहाँ पर दिया गया है 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर था? ठीक है, 2022 में 109 देखेंगे तो ये निकल कर आ रहा है, स्टार मार्क है, मतलब कि जो आपका सही आंसर है वैसे तो यहाँ पर है
4th, ठीक है, जबकि दिया गया है 9th 10th 11th 12th। तो यहाँ पर देखेंगे 109 का करेक्ट आंसर होगा वो होगा 4th, ठीक है। अगला देखिए 110, एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं छोड़ती है, उसको क्या कहते हैं? तो ये होता है आपका वेटलैंड, मतलब कि आर्द्र भूमि। 110 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 111 है, जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया है? तो 111 देखेंगे तो इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए जो कहा गया है कि 1974, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे 112 का क्या होगा? लोटक परिस्थिति तंत्र का उदाहरण है, किस तंत्र का उदाहरण होगा? तो क्वेश्चन नंबर 112 देखिएगा, सही आंसर निकल कर आएगा इसका बी। इट मीन्स कि आपका तालाब से ये मुबारक हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की। तो यहाँ पूछा गया है भारत का जो प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी यानी NCMB स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित होगा? तो जहाँ तक आपकी कोस्टल रीजन है वहाँ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 113 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जामनगर में, ठीक है। ये कहाँ पर है? जामनगर में। क्वेश्चन नंबर 114 देखिएगा, इसमें बोला गया है आपका कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रेशम का एक घटक है? प्राकृतिक रेशम का एक घटक है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 114 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, नाइट्रोजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 115, रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर क्या कहलाते हैं? मृदुभिज जानवर कहलाते हैं। तो 115 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 115 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा, मृदुभिज जानवर कौन से होते हैं? सैरिकॉल्स एनिमल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव भी यहीं पर करना होगा। पेप्टिक व्रण 116 देखिएगा, पेप्टिक व्रण ये आपका संबंधित है किससे? वायरस से। किससे संबंधित है? पेप्टिक व्रण आपका वायरस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डेंगू। तो डेंगू की बात करें तो ये किससे निकल कर आ रहा है? डेंगू निकल कर आ रहा है आपका विषाणु से, ठीक है। विषाणु इट मीन्स कि वायरस से, विषाणु है ये हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा फील पाँव, जो आपके फील पाँव है वो निकल के आ रहा है आपका सेकंड यानी कि प्रोटोजोआ से, जबकि मलेरिया है किससे? कृमि से। तो 116 का जो सही ऑप्शन दिया गया है वो है ऑप्शन नंबर बी, 4132, ठीक है। 117 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 117, तो पोषक स्तर बनते हैं। तो पोषक स्तर किसमें बनते हैं? खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने से, केवल पौधों से, केवल जंतुओं से, या फिर केवल मांसाहारी जंतुओं से। तो 117 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने से, ठीक है। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की। तो ये दिया गया है राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है, जो किस विधि से करते हैं? इन सिटू संरक्षण से या एक्स सिटू संरक्षण से, जीन पूल द्वारा, निम्नलिखित में से कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118 इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए या फिर सी माना जा रहा है। इन सीटू कंजर्वेशन के द्वारा भी हम इनको विविधता के रखरखाव कर सकते हैं और जीन पूल के द्वारा भी कर सकते हैं। तो 118 का 1 या सी में से यानी ए या सी में से कोई एक सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है 119। यहाँ पर पूछा गया है भारत के किस भाग में हांगुल नाम का जो हिरण है वो पाया जाता है? तो यहाँ पर 119 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू और कश्मीर में आप हांगुल नाम के हिरण को देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 120, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? ठीक है, ये बताना है कि कौन सा बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 120 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, कीटनाशक एक ऐसी चीज़ है जो कि आपका ईजिली बायोडिग्रेडेबल नहीं होती है, जबकि घरेलू अपशिष्ट या मूत्र मल पदार्थ ये आराम से बायोडिग्रेड हो जाते हैं। 120 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 121 की। तो केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो आपका गलत है वो आपको बताना होगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सब्सिडी आपका गलत है, बाकी जो है वो सारे के सारे सही हैं, ठीक है। का अब देखिए 122 क्वेश्चन। तो यहाँ पर दिया हुआ है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को आपको चुनना था। क्वेश्चन नंबर किसमें? 120 में। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है जनसंख्या के सिद्धांत और उन सिद्धांतों के जो प्रतिपादक हैं उनके विषय में दिया गया है, ठीक है। पहला यहाँ पर है 122 में जो पहला आपका दिया गया है उपयुक्त जनसंख्या का सिद्धांत, ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो देखिए 122 आपका यहाँ पर
एडविन कैनन के द्वारा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो देखिए सामाजिक अपसमायोजन का सिद्धांत ये हेनरी जॉर्ज के द्वारा दिया गया है। तीसरा जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत दिया गया है थॉम्पसन के द्वारा, ठीक है। जबकि जो लास्ट है वो आपका दिया गया है जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत, ठीक है। 122 का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 123 की। तो यहाँ आपसे पूछा गया है संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। तो इसे हम कहते हैं सतत विकास, इट मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 123 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2025 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए 124 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अंतरिक्ष अनुसंधान को, ठीक है, अंतरिक्ष अनुसंधान को। बात करेंगे 125 की। नीचे दो कथन हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण यानी रीजन आर कहा गया है। अभिकथन आपका है देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है, वहीं जो कारण कहता है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। तो 125 का जो करेक्ट ऑप्शन निकल कर आएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, जहां पर कहा गया कि ए जो सत्य है लेकिन आर जो है वो गलत है, ठीक है। ये आपको छांटना था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 125 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला बात करते हैं 126 की। 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का जो विषय है वो क्या रहने वाला है। 126 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, व्यवहार में सभी के लिए गर्मा। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 127, आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या फिर कौन से कथन है वो सही हैं। 126 यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा कि दोनों एक और दो, यहाँ पर पहला जो कथन है आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है या फिर नहीं, तो हाँ पड़ता है। दूसरा जनसंख्या वृद्धि के आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो ये भी पड़ते हैं। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है 127 क्वेश्चन, इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। इट मीन्स कि केवल दोनों है ना, ठीक है, दोनों एक और दो, ठीक है, ये आ जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर है दिया आपके आपको 128, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 128 में पूछा गया है भारत में जनगणना का जो कार्य है वो सर्वप्रथम कब किया गया था, कब शुरू हुआ था जनगणना का कार्य। तो 128 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि दिया गया है वर्ष 1871 में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 129, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का मिलान भी कर लीजिएगा। तो पहला आपका सतत विकास लक्ष्य का है SDG 10 जलवायु क्रिया पर है या नहीं, तो ये देखिएगा, ये आपको देखना होगा। 129 देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका, जिसमें अकॉर्डिंग आपका जो है वो जाएगा A3। इट मीन्स SDG जो दिया गया है वो है आपका समानताओं में कमी लाने के लिए। किसके लिए, समानता में कमी लाने के लिए। दूसरा आपका दिया गया है यहाँ पर SDG 13 जो कि दिया गया है किसके द्वारा, B1 के लिए, ठीक है, B1, ठीक है, ये आपका है जलवायु क्रिया, ठीक है। अगला यहाँ पर SDG 14 जो कि संबंधित है SDG 14 129 SDG 14 ये है आपका सी का क्या जाएगा 4, सी का 4 हो जाएगा। इट मीन्स कि SDG 15 डी हो जाएगा। अगला देखिएगा पानी के नीचे का जीवन, तो क्वेश्चन नंबर 129 का डी करेक्ट हो जाएगा। 129 का देखेंगे डी, तो डी का 2, इट मीन्स कि डी का 2 हो जाएगा, डी का 2, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130। तो यहाँ पर दिया हुआ है द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पावर्टी, जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो फेमस यहाँ पर देखेंगे गुन्नार मेडल जी के द्वारा ये जो बुक है वो रिटन की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131 देखिएगा, तो इसका जो मेन उद्देश्य है वो है मातृ मृत्यु दर, ठीक है, MMR जो है ना वो, एंड नवजात मृत्यु दर में जो कमी है वो की जाए, ठीक है। तो 131 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 132 देखिएगा, यहाँ पर आपको बोला गया है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सतत विकास से इसका संबंध है रियो शिखर सम्मेलन 1992 के एजेंडा 21 का, ठीक है। तो 132 का ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हम समझें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 133 की। संधारणीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है वैश्विक सूचक संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। दूसरा, वैश्विक संधारणीय विकास रिपोर्ट हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा में चतुर्वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य के विषयों को पुनरावलोकन हेतु प्रस्तुत की जाती है। 133 का यहाँ पर हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है, वो आपका निकल कर आ रहा है
ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल एक यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पहला जो है कथन वो आपका बिल्कुल सही है, जबकि दूसरा वाला गलत है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 134 की, तो मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सत्य है। 134 देखिएगा, यहाँ पर देखेंगे आप तो मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से उन्नत होकर 2022 में 132 हो गई है। 134 यहाँ पर दूसरा देखिएगा, तो ये तो गलत हो गया आपका, ठीक है। दूसरा देखिएगा, मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से 2022 में 132 तक गिर गई है। तो 134 का यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन निकल कर आ रहा है वो है ऑप्शन नंबर बी, मतलब केवल 2। तो दूसरा वाला सही है, यहाँ पर 134 का भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 135 देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो तो यह किस प्रकार का विकास कहलाएगा। 135 इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी होगा, सतत विकास, मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 136 की, पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पीएम गति शक्ति योजना, ठीक है, 136। चलिए बात करते हैं। पीएम गति शक्ति योजना राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ 2022 में किया था, सही बात है। दूसरा, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP में 7 इंजनों, सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाहों, जनसंचार साधनों, जलमार्गों और लॉजिस्टिक संरचनाओं के संबंधित परियोजनाओं पीएम गति शक्ति योजना के साथ जोड़ा जाएगा। तो ठीक है, 136 देखिएगा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। दोनों ही, पहला और दूसरा, इसका सही ऑप्शन है 136। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है। किसानी यानी खेती करना, नौकरी करना, स्वैच्छिक समाज सेवा या फिर परिवहन, कौन सी जो है वो की आर्थिक क्रिया नहीं है। तो देखिएगा 137 का क्या स्कोर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी, स्वैच्छिक समाज सेवा, ये किसी भी तरह की आर्थिक क्रिया में नहीं देखी जाती है। 138 देखिए, संघीय बजट 2023-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो 138 का करेक्ट ऑप्शन देखेंगे तो ये तो वैसे ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। अब देख लेते हैं, पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा यहाँ पर क्या है, पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। तो देखिएगा 138 का करेक्ट ऑप्शन आपका आएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला ए यहाँ पर सही होगा, केवल एक सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 139 देखिए, भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है, मतलब कि जनसंख्या स्थायी हो जाएगी फिर नहीं बढ़ेगी। तो 39 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 139 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्ष 2017 तक, ठीक है। अगला देखिए 2017 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 140, केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 140 करेक्ट ऑप्शन देखेंगे तो दिखिएगा, राज्यों को 20 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण होगा। दूसरा, GSDP का 3.5% राजकोषीय घाटे की राज्यों को अनुमति दी जाएगी। 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे को 5.5% से नीचे रखने का लक्ष्य है। 2023-24 के बजट अनुमानों में कुल व्यय है वो 55 लाख करोड़ रुपए है। क्वेश्चन नंबर 140 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बाकी सारे के सारे वो सारे गलत हैं, ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 140, क्वेश्चन यहाँ पर है 141, सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है वो सही नहीं है, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 141 में, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर जो सही आपका आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है कि PMI सेवाओं में 2022 जुलाई से सबसे मजबूत विस्तार देखा गया है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 141 का डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से निर्धनता का या के प्रकार हैं। तो 142 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2, मतलब कि एक सही है और दूसरा सही है, केवल 1 और 2। 142 का करेक्ट ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 143, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित में से कौन एक योजनाबद्ध से सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। अगला देखिएगा, तो यहाँ पर आपको 4 दिए गए हैं, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2014, ये बिल्कुल सही है 143। दूसरा यहाँ पर है रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, तो ये आपका दिया गया है 2017 में, बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और रूअर्बन मिशन
देखिए 143 का सी ऑप्शन करेक्ट था, जबकि आपका डी ऑप्शन यहाँ पर गलत था। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 144 की। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। पहला यहाँ पर अनूठी उपहार योजना, मातृशक्ति उद्यमिता योजना, कौशल्या मातृत्व योजना, स्त्री निधि योजना। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुन लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 144 का करेक्ट ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, केवल एक यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अंगूठी उपहार योजना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है और यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। ठीक है, यूपी गवर्नमेंट की योजना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 145 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, गंगा एक्सप्रेस वे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 146 की। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है आपका वाई वेणुगोपाल रेड्डी, सी रंगराजन, बलराम रघुराम राजन और बिमल जालान। तो 146 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका निकल के आएगा 146। तो ये होगा डी ऑप्शन, बिमल जालान। ठीक है, क्या होगा, बिमल जालान। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 147 की। निम्न में से कौन सा विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड डे ये के रूप में जाना जाता है। तो 147 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 2 फरवरी को। ठीक है, अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 148 की। विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। देखो 148 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका रहने वाला है 148 का, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा। ठीक है, ILO। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 149 देखिएगा, मध्याह्न भोजन योजना को PM पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्गठित या पुनर्नामित किया गया है। तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है 150 इसकी। तो निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय बजट विभाग 2023-24 यानी अनुमानित आवंटित राशि रुपए सही सम्मिलित है। तो क्वेश्चन नंबर 150 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य मंत्रालय अन्य। तो क्वेश्चन नंबर 150 तक हमने यहाँ पर सॉल्यूशन देख लिया है। किसी भी सॉल्यूशन में आपको कोई भी दिक्कत नज़र आती है, आपको लगता है कि ये ऑप्शन है वो गलत बता दिया गया है किसी कारणवश, तो आप सही आंसर को यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा आपने इन दोनों ही पेपर को अटैम्प्ट किया है तो आपका यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेड स्कोर है आपने चेक कर लिया ही होगा, क्या आपका स्कोर रहने वाला है उसे भी आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये जो वीडियो समझ आया होगा। ऑल सभी 150 क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पर आपके सामने आंसर की उनकी दे दी है। अगली वीडियो में आपको पेपर 2 यानी GS पेपर 2 की जो आंसर की है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू अगेन।